हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका गायत्री कॉलेज सांचौर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में। आज की हमारी क्लास है सब्जेक्ट बॉटनी की। हम पढ़ रहे हैं पेपर सेकेंड प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक। ये टॉपिक बीएससी थर्ड ईयर क्लास के लिए है। हमारा आज का टॉपिक है एक्टिव आयन एब्जॉर्प्शन या सक्रिय आयन अवशोषण की विधियां या मेथड्स और हाइपोथेसिस पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने इससे पहले क्या पढ़ा था। मिनरल न्यूट्रिशन, खनिज लवण और खनिज लवणों का अंतर्ग्रहण की टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। खनिज लवणों या पोषक तत्वों के बारे में हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। आप इनका पुनः रिवीजन करने के लिए, पुनः समझने के लिए गायत्री कॉलेज सांचौर की यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए विभिन्न वीडियोज़ को जरूर देखें। ये सभी वीडियोज़ मिनरल न्यूट्रिशन टॉपिक से संबंधित हैं और इसी से ही अपलोड किए गए। इसके बाद में हमने डिस्कस किया था मिनरल अपटेक का, खनिज लवणों का अंतर्ग्रहण कैसे होता है। तो इसके अंतर्गत हमने पहले डिस्कस किया था कि सबसे पहले पादपों की मूल की सतह पर इसका संग्रहण होता है, मृदा में इसकी अवेलेबिलिटी होती है और इसके पश्चात अवशोषण होता है और तत्पश्चात अवशोषित खनिज लवणों का मूल के द्वारा पादप के विभिन्न भागों में स्थानांतरित किया जाता। ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस चल रहा था। अवशोषण कैसे होता होगा, तो इसके लिए दो सिद्धांत विकसित किए गए हैं, दो मत हैं। एक तो है एक्टिव और दूसरा है पैसिव। जिस अवशोषण प्रक्रिया में ऊर्जा का उपयोग नहीं होता वो निष्क्रिय आयन अवशोषण विधियां कहलाती है। इसके बारे में कई मत हमने पढ़ लिए हैं। दूसरा एक्टिव आयन एब्जॉर्प्शन, जिसके अंतर्गत उपापचयी क्रियाओं के द्वारा, जिसमें श्वसन क्रिया सबसे प्रमुख होती है, निर्मित ऊर्जा प्रयुक्त होती है और ऊर्जा के माध्यम से या ऊर्जा के द्वारा ही आयनों का अवशोषण किया जाता है। और ये अवशोषण ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के अनुसार या ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के विपरीत हो सकता है। सक्रिय आयन अवशोषण की पहली विधि हम इससे पूर्व की क्लास में पढ़ चुके हैं। आज की सेकेंड विधि है वो है आयन पंप या साइटोक्रोम पंप विधि। इससे पहले जो मेथड पढ़ी थी, जो मैकेनिज्म पढ़ी थी हमने, वो था कैरियर मीडिएटेड हाइपोथेसिस। उसके अंदर किसी वाहक अणु के द्वारा आयन का अवशोषण होता था। जबकि आज का जो टॉपिक है वो है आयन पंप, या हम इसको क्या नाम दे सकते हैं, साइटोक्रोम पंप हाइपोथेसिस कह सकते हैं। इस हाइपोथेसिस का प्रतिपादन लुडेगार्डे और बर्नस्ट्रोम द्वारा 1933 में किया गया था। इन दोनों वैज्ञानिकों ने पादपों में लवण अवशोषण का संबंध उसके श्वसन क्रिया से संबंधित बताया, क्योंकि श्वसन क्रिया उपापचयी क्रिया उसके द्वारा उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के द्वारा ही लवणों का अवशोषण होता है। इन्होंने ये देखा था कि जैसे जैसे श्वसन क्रिया बढ़ती होगी हमेशा ऋण आयन का अवशोषण अधिक होगा। इस हाइपोथेसिस के द्वारा केवल और केवल एनाइन एब्जॉर्प्शन से संबंधित मत पेश किए गए। कैटाइन का एब्जॉर्प्शन निष्क्रिय विधि के द्वारा होता है, ऐसा इस मत के द्वारा दिया गया है। अर्थात साइटोक्रोम पंप मेथड क्या कहलाता है कि केवल ऋण आयन का अवशोषण तो सक्रिय विधि के द्वारा होता है, जबकि धन आयन का अवशोषण निष्क्रिय विधि के द्वारा होता है। लेकिन इन ऋण आयन का अवशोषण सीधा ही उसके श्वसन क्रिया से संबंधित बताया गया है। जब किसी पादप को हम लवणीय वातावरण के अंदर रखते हैं तो उस
स्थिति में उसमें उसकी श्वसन क्रिया में वृद्धि हो जाती है। क्या होता है, जब पादप को हम लवणीय वातावरण युक्त क्षेत्र में रखते हैं या लवणीय क्षेत्र में रखते हैं तो अचानक उसकी श्वसन क्रिया में वृद्धि हो जाती है। श्वसन क्रिया में हुई इस वृद्धि को साल्ट रेस्पिरेशन या लवण श्वसन कहते हैं। अर्थात सीधा संबंध हुआ कि जब लवणों की सांद्रता बढ़ गई तो अवशोषण अधिक होने लगा, अवशोषण अधिक होने लगा तो श्वसन क्रिया बढ़ गई, या हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि श्वसन क्रिया बढ़ने के कारण लवणों का अवशोषण अधिक होना प्रारंभ हो गया। अब इस सिद्धांत से संबंधित कुछ पॉइंट हमारे सामने हैं। क्या क्या पॉइंट है? पहला मत यही है, बिंदु यही है कि धन आयन और ऋण आयनों का अवशोषण एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन, बोथ आयन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर डिफरेंट टू ईच अदर, एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होता है। कैसे भिन्न होगा कि ऋण आयन का अवशोषण तो श्वसन क्रिया के द्वारा संपन्न होगा, जबकि जो कि सक्रिय विधि है, जबकि धन आयन का अवशोषण निष्क्रिय विधि के द्वारा संपन्न होता है। प्लाज्मा कला की दो सतह पाई जाती है, क्योंकि ये प्लाज्मा कला सामान्य आयनों के प्रति अपारगम्य होती है, इसीलिए इसकी दोनों सतह पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रक्रिया होती है। आउटर सरफेस पर इलेक्ट्रॉन के त्याग और प्रोटॉन की विमुक्ति के कारण ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ तो होगा ऑक्सीडेशन, जबकि आंतरिक सतह पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के फलस्वरूप ऋण आयन का अवशोषण आसानी से हो जाता है। कैसे होगा, इसके मैकेनिज्म के अंतर्गत अभी हम देखेंगे। इसके बाद में ट्रांसलोकेशन ऑफ एनाइन बाई साइटोक्राइन, इस प्लाज्मा कला से उसकी बाह्य सतह से आंतरिक सतह पर किसी एनाइन को ले जाने का कार्य करता है। वो कौन करेगा, साइटोक्रोम करेगा। और अगेन धन आयन होगा, वो एक प्रोटीन चैनल के द्वारा ट्रांसफर होंगे। तो इस हाइपोथेसिस की जो मुख्य बिंदु हैं वो कौन से हैं, एक बार हम वापस रिपीट कर लेते हैं कि पहला, धन आयन तथा ऋण आयन का अवशोषण एक दूसरे से भिन्न भिन्न होता है, अर्थात स्वतंत्र होता है। अवशोषण के दौरान प्लाज्मा कला की बाह्य सतह पर ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है, जबकि आंतरिक सतह पर रिडक्शन होता है। और ऋण आयन का स्थानांतरण साइटोक्रोम के द्वारा संपन्न होता है। साइटोक्रोम पंप हाइपोथेसिस के अनुसार किस प्रकार से ऋण आयन का अवशोषण होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्या मैकेनिज्म होती है कि ये प्लाज्मा कला एक अवरोधक की तरह कार्य करती है। क्या है ये, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक अवरोधक की तरह, बैरियर के रूप में कार्य करते हैं। किसके लिए, एनाइंस के लिए। हमें ये पता है कि इस प्लाज्मा कला के कई स्थानों पर छिद्र पाए जाते हैं, जिनको प्रोटीन चैनल के नाम से जाना जाता है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये जो स्पेस है वो कहलाता है इसका आउटर स्पेस या आउटर सरफेस, और जबकि ये जो पार्ट है वो कहलाता है इसका इनर सरफेस। दो सतह होगी, बाह्य सतह होगी और इसकी आंतरिक सतह होगी। बाह्य द्विक स्थान, आंतरिक द्विक स्थान। अब होता क्या है कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले साइटोक्रोम, तो ये एक साइटोक्रोम है। इस साइटोक्रोम में क्या पाया जाता है, Fe, आयरन पाया जाता है। और आयरन कितनी स्टेज में पाया जाता है, दो, एक तो होता है +3 प्रकार का और एक होता है +2 प्रकार का। फेरिक और फेरस में पाया जाता है। तो साइटोक्रोम का ऑक्सीडेशन होता है, अर्थात आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेज चेंज होती है। तो रिडक्शन में भी यही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि Fe, फेरस और फेरिक में अंत परिवर्तन की क्रिया के द्वारा रिडक्शन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है अथवा ऑक्सीडेशन होता है। कैसे होता होगा, फेरस
का ऑक्सीडेशन होता है तो किस में बदलेगा, ये फेरिक में बदलेगा। एक ऑक्सीडेशन स्टेज बढ़ जाती है और इसके साथ में एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। इलेक्ट्रॉन के मुक्त होने की क्रिया अथवा ऑक्सीडेशन स्टेज या ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ये एक प्रोसेस हो जाती है, उसको नाम देते हैं ऑक्सीडेशन। जबकि रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन में इसकी विपरीत होगी कि फेरिक एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और किस में बदल जाता है, फेरस में बदल जाता है। फेरिक कन्वर्ट किस में हुआ, फेरस में। ऑक्सीडेशन नंबर में, ऑक्सीडेशन स्टेज में कमी आई, इसलिए इसको नाम देते हैं रिडक्शन। तो जो मुख्य बात हो रही है साइटोक्रोम में वो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। हम सिंपल से बात हम कह सकते हैं कि साइटोक्रोम एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो वो ऑक्सीकृत होगा, अर्थात इसमें पॉजिटिव आयन बढ़ेगा। जब पॉजिटिव बढ़ेगा तो वो पॉजिटिव होने के कारण आसानी से बाह्य सतह पर पाए जाने वाले नेगेटिव आयन से अटैच होकर के एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर देगा। और जब उसका रिडक्शन होगा तो क्या करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और ग्रहण करते ही उसकी जो एक ऑक्सीजन स्टेज थी बढ़ी हुई थी वापस कम हो गई और जिस ऑक्सीकरण अवस्था के कारण कोई ऋण आयन इससे जुड़ा था वो वापस क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया के द्वारा एनाइन का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। कैसे होगा, जब कोई साइटोक्रोम ऑक्सीडाइज होता है तो ऑक्सीडाइज में होगा क्या कि फेरस फेरिक में परिवर्तित होगा और एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन को मुक्त किया और फेरिक में बदल जाता है। फेरिक में बदलने के कारण वो अब आसानी से एक नेगेटिव चार्ज से अटैच हो जाता है, तो एक नेगेटिव चार्ज से जुड़ जाएंगे। एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ। कौन सा कॉम्प्लेक्स बना, एनाइन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स बना। अब ये एनाइन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, ये जो प्रक्रिया हुई वो बाह्य सतह पे हुई, आउटर सरफेस पे कौन सी प्रक्रिया हुई, ऑक्सीडेशन हुआ। अब ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप क्या मुक्त हुआ, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, प्रोटॉन के साथ में जुड़ेगा। किसके साथ में जुड़ेगा, प्रोटॉन के साथ में। और प्रोटॉन के साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर के न्यूट्रल हो जाएंगे और न्यूट्रल हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके किसका निर्माण कर देता है, जल का निर्माण कर देता है। तो यहाँ पर एक जल के अणु का निर्माण हो जाता है। साइटोक्रोम के साथ में जब एनाइन जुड़ जाता है तो ऐसा कॉम्प्लेक्स अब आंतरिक सतह पर जाता है। कौन सी सतह पर जाएगा, आंतरिक सतह पर। और आंतरिक सतह पर होगा क्या, किस स्टेज में था, ये फेरिक में था। तब इसके साथ में एक एनाइन जुड़ा हुआ था, लेकिन अब हुआ क्या, एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम को नाम देते हैं डीहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम हुआ, डीहाइड्रोजिनेज। डीहाइड्रोजिनेज क्या किया, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला और बाहर निकालने से क्या बना, प्रोटॉन बना। प्रोटॉन के साथ में क्या मुक्त हुआ, इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ और वो इलेक्ट्रॉन इस साइटोक्रोम के द्वारा ग्रहण किया गया। और ग्रहण करते ही Fe किस में बदल गया, Fe+3 था, वो किस में बदल गया, +2 में। तो फेरिक किस में बदल गया, फेरिक में। फेरिक में बदलते ही एक पॉजिटिव आयन में कमी आने के कारण ये नेगेटिव चार्ज जो इसके साथ में साइटोक्रोम के साथ में जुड़ा हुआ था आंतरिक सतह पर मुक्त हो जाता है। क्या हो गया, मुक्त हो गया। अब ये अपचित, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इसने साइटोक्रोम में ग्रहण किया, अपचित साइटोक्रोम वापस एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो ऑक्सीकृत होगा और ऑक्सीकृत होते ही बाह्य सतह पर उपस्थित दूसरे आयन से जुड़ करके उसको भी आंतरिक सतह की ओर ट्रांसफर करते रहते हैं। इस क्रिया के दौरान क्योंकि लगातार ये एनाइन आंतरिक सतह पर मुक्त होते रहेंगे तो आंतरिक सतह पर ऋण आयन की सांद्रता अधिक हो जाती है। अब बाह्य सतह पर पाए जाने वाले पॉजिटिव आयन कौन सा, कैटायन।
बाह्य सतह पर पॉजिटिव ज़्यादा है जबकि आंतरिक सतह पर क्या नेगेटिव ज़्यादा है। इन आवेश संतुलन करने के लिए इस प्रोटीन चैनल से होते हुए प्रोटॉन आंतरिक सतह की ओर गमन करते हैं। क्योंकि प्रोटॉन या पॉजिटिव आयन बाह्य सतह पर अधिक थे और आंतरिक सतह पर कम है, इसलिए ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये पॉजिटिव आयन निष्क्रिय विधि के द्वारा ट्रांसफर हो रहा है। किसके द्वारा? प्रोटीन चैनल के द्वारा। तो धनायन का तो अवशोषण सामान्य रूप से निष्क्रिय विधि के द्वारा हो रहा है, जबकि ऋणायन का अवशोषण साइटोक्रोम के द्वारा हो रहा है। और साइटोक्रोम को ऑक्सीडाइज करने के लिए और अपचित करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। क्योंकि एनाइन के अवशोषण में साइटोक्रोम प्रयुक्त हुआ है, जबकि वाक परिकल्पना में क्या था कि एक प्रोटीन अणु था जो कैरियर के रूप में कार्य कर रहा था, जबकि यहाँ पे क्या है? साइटोक्रोम। इसलिए लुडेगार्डे के द्वारा इस हाइपोथेसिस को साइटोक्रोम पंप मेथड नाम दिया। इस हाइपोथेसिस के पक्ष में भी कई मत आए और विपक्ष में भी कई मत आए। पक्ष और विपक्ष में आने वाले मत कौन कौन से हैं, आइए विवेचना करते हैं। साइटोक्रोम पंप हाइपोथेसिस के पक्ष में कुछ प्रमाण दिए गए, जिससे ये साबित हो गया कि सक्रिय आयन अवशोषण साइटोक्रोम पंप हाइपोथेसिस के अनुसार ही होता है। नंबर फर्स्ट, इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के आधार पर लवणों के अवशोषण की क्रिया होती है, जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से संबंधित होता है। क्योंकि प्लाज्मा कला में ETS सिस्टम पाया जाता है, जो इसको मत को मजबूती प्रदान करता है, सपोर्ट प्रदान करता है, जो कि इसकी जो बाल है कि मूल को यदि लवणीय या उसकी मूल के आशुद्ध जल के अंदर जो डूबी हुई मूल है, किसकी? जो कि आशुद्ध जल में डूबी हुई मूल में विलयन में यदि लवणों का संग्रहण बढ़ा दिया जाए तो इसकी श्वसन क्रिया में अचानक वृद्धि होना प्रारंभ होता है। तो ये सॉल्ट और रेस्पिरेशन की क्रिया को परिभाषित करता है। लवणीय श्वसन की क्रिया को किससे संबंधित परिभाषित किया गया? जो कि कटी हुई मूल के द्वारा। ऐसा पाया गया है कि ऑक्सीडेज एंजाइम, जो कि आयन संग्रहण और लवण श्वसन क्रिया को समान रूप से प्रभावित करता है। कौन करता है? ऑक्सीडेज। और उस ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में भी साइटोक्रोम भी सामान्य रूप से प्रभावित होते हैं, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि पादपों में साइटोक्रोम पंप हाइपोथेसिस के द्वारा आयनों का अवशोषण होता है। अब इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे मत भी प्रस्तुत किए गए जो साइटोक्रोम पंप हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। उसमें सबसे पहला है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कुछ निम्न वर्गीय पादप जिनकी कोशिका कला में ETS नहीं पाया जाता, और नहीं पाया जाने का कारण क्या है कि इनमें वायवीय श्वसन नहीं होता, बल्कि इसके स्थान पर अवायवीय श्वसन होता है। तो जिन पादपों में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होने के कारण ETS एब्सेंट होता है, उनमें आयनों का अवशोषण कैसे होता होगा उसको नहीं समझा सकते। इस हाइपोथेसिस के अनुसार केवल एनाइनों का एब्जॉर्प्शन होता है, एनाइंस का एब्जॉर्प्शन होता है, न कि कैटाइन का, अर्थात ऋण आयनों के अवशोषण क्रिया को ही ये परिभाषित करता है, धनायन को नहीं। ऋणायन और धनायन में से केवल ऋणायन का अवशोषण होता है, तो इस सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन क्रिया को परिभाषित करता है, जबकि पादपों के द्वारा या पादप मूल के द्वारा दोनों ही प्रकार के आयन्स का समान रूप से अवशोषण होता है। तो केवल चयनात्मक अवशोषण क्रिया को परिभाषित करता है, इसलिए इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया गया।
ऋण आयन के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार के आयनों का अवशोषण कैसे होता होगा, साइटोक्रोम पंप हाइपोथेसिस नहीं समझा सकता। तो ये थी हाइपोथेसिस के विरुद्ध लगने वाले ऑब्जेक्शन या इसकी डीमेरिट्स, और इससे पहले पढ़ा इसका एविडेंस। तो इस प्रकार से आज हमने एक्टिव आयन एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म के अंतर्गत जिस हाइपोथेसिस के बारे में जानकारी प्राप्त की है वो है साइटोक्रोम पंप हाइपोथेसिस। थैंक यू।